दोस्तों, अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने स्पेस ट्रैवल पर बनी फिल्में ना देखी हों। स्पेस ट्रैवल पर बनी फिल्में हमें रोमांचित तो करती ही हैं, साथ ही दूसरी दुनिया में मौजूद जीवन की संभावना और रहस्यों के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। परेशानी बस ये है कि इस तरह की फिल्में हमें मनोरंजन और विज्ञान का ज्ञान देने के साथ ही कभी-कभी हमें सर खुजाने वाले और रातों की नींद उड़ा देने वाले सवालों के साथ भी छोड़ जाती हैं। हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटर स्पेस और टाइम ट्रैवल में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की फेवरेट फिल्म इंटरस्टेलर के बारे में। इस वीडियो में हम फिल्म से जुड़े सभी प्लॉट होल्स और एस्ट्रोफिजिक्स के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम इस फिल्म के कुछ बड़े सवालों के जवाब कम शब्दों में देने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरस्टेलर 2014 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थी। साथ ही इसकी IMDb रेटिंग भी 8.6 थी। इसीलिए ये मूवी अच्छी है या नहीं, या फिर आपको देखनी चाहिए या नहीं, ऐसे सवालों का कोई तुक ही नहीं बनता। ये फिल्म ना तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करती है, ना ही किसी स्पेसिफिक जॉनर में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हों, या कितने भी कम या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, अगर आप इस फिल्म को समझ सकते हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और एक बार देखने के बाद भी अगर आपको ये फिल्म पूरी तरह समझ ना आए तो परेशान ना हो, क्योंकि हमें खुद भी इस फिल्म को पूरी तरह समझने के लिए 5 बार देखना पड़ा। और अब भी कुछ सवाल हमारे मन में हैं जिसके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं, मगर ये सवाल थोड़े एडवांस लेवल की एस्ट्रोफिजिक्स लगाने के बाद खड़े हुए हैं। हालांकि क्यों और कैसे जैसे सामान्य सवाल अब हमारे मन में नहीं है, और इसीलिए हम इस रोचक कहानी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इस फिल्म का मुख्य किरदार है कूपर नाम का एक किसान जो कभी नासा में पायलट हुआ करता था, और अब सिर्फ कॉर्न यानी मक्के की खेती करता है। सही सुना आपने, सिर्फ मक्के की खेती। फिल्म का प्लॉट फ्यूचर में सेट किया गया है, जहां एक ब्लाइट यानी वनस्पति में होने वाली बीमारी ने सारी क्रॉप्स की प्रजाति को खत्म कर दिया है, और अब किसान मक्के के अलावा और कुछ नहीं उगा सकते। खाने की बड़ी कमी और मिलिट्री फोर्स के अभाव के कारण दुनिया भर में दंगे और फसाद हो रहे हैं, और दुनिया भूख और बीमारियों से खत्म होने के कगार पर है। यहाँ आता है हमारी लिस्ट का पहला सवाल कि देश भर में हिंसा होने के बावजूद अमेरिका ने मिलिट्री फोर्स क्यों हटा दी। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होगा कि विलुप्त होने के कगार पर खड़ी मानव जाति को बचाने के लिए इंसान कुछ ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यकीनन दुनिया भर के वैज्ञानिक और सरकारों ने मानव जाति को जिंदा रखने के लिए बड़े स्तर पर रिसर्च शुरू कर दी होगी, जिसमें काफी पैसे और साधनों की जरूरत पड़ सकती थी। और हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री फोर्स को सक्रिय रखने के लिए हर देश अपने GDP का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। शायद इसी वजह से सभी देशों ने आपसी मतभेदों को बुलाकर मिलिट्री फोर्सेस को खत्म करने पर सहमति जताई होगी। कूपर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वो अपने ससुर और 2 बच्चों, बेटे टॉम और छोटी बेटी मर्फ के साथ रहता है। कूपर की बेटी मर्फ कुछ समय से ये दावा कर रही है कि उसके कमरे में कोई भूत है, क्योंकि उसके कमरे में मौजूद बुक शेल्फ में से किताबें अक्सर गिरती रहती हैं। कूपर मर्फ के कमरे में भूत होने की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, पर फिर भी उसे एहतियात के तौर पर उसे कमरे में होने वाली घटनाओं को नोट करने की सलाह देता है। और इसी दौरान हमारे सामने आता है फिल्म का पहला प्लॉट होल। फिल्म की शुरुआत के एक सीन में कूपर अपने फादर इन लॉ के साथ बियर पीता हुआ दिखाई देता है, जिसे बनाने में व्हीट क्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कहानी के मुताबिक पृथ्वी पर कॉर्न के अलावा कोई और क्रॉप बची ही नहीं है, तो फिर बियर बनाने के लिए व्हीट कहाँ से आ गया। इस फिल्म में कई जगह इस तरह के सवाल उठते हैं, पर इन्हें एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन सवालों का सिंपल और सटीक जवाब है फिल्म की टाइमलाइन। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म का प्लॉट फ्यूचर में सेट किया गया है, और इसीलिए जो चीज़ें हमें वर्तमान समय के हिसाब से नामुमकिन सी लगती हैं वो फ्यूचर में आसानी से मुमकिन हो सकती हैं। हालांकि फिल्म में कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया गया है, पर कूपर और उसके फादर इन लॉ के बीच हुई इस बेसबॉल को लेकर बातचीत से हम ये मान सकते हैं कि फिल्म की कहानी 21वीं सदी के आखिरी दशक को दिखाती है। जहाँ तक बात है वीट के विलुप्त हो जाने के बाद भी बियर के वजूद की, तो हो सकता है कि साइंटिस्टों ने बियर बनाने के लिए वीट का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया हो, या फिर केमिकली वीट जैसे किसी कृत्रिम वनस्पति का निर्माण कर दिया हो। याद रहे, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, जहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। जहाँ कूपर और उसका परिवार रहते हैं, वहाँ कुछ समय से धूल भरी आंधी का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने 1930 के दशक में अमेरिका में खराब फार्मिंग मेथड्स की वजह से आने वाले डस्ट बॉल पीरियड का रेफरेंस लिया है। फिल्म की शुरुआत में इन्हीं डस्ट बॉल्स पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री के कुछ सीन्स भी दिखाए गए हैं। एक दिन ऐसी ही आंधी के दौरान जब कूपर उस किताबों के कमरे में जाता है, तो वो देखता है कि धूल से जमीन पर एक खास पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को देखकर वो समझ जाता है कि ग्रेविटी के जरिए कोई उसे कुछ मैसेज देना चाहता है। आपको बता दें कि यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी का रेफरेंस लिया गया है, जिसके अनुसार सिर्फ ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो सभी डायमेंशंस में जा सकता है, और इसके जरिए किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाले जीव अन्य डायमेंशंस में रहने वाले लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस पैटर्न को देखकर कूपर समझ जाता है कि वो एक लोकेशन कोऑर्डिनेट का बाइनरी कोड है। जब कूपर और उसकी बेटी मर्फ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ नासा का एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर है, जिसमें नासा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैंड से होती है, जो कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी का वातावरण बिगड़ रहा है, वनस्पति खत्म हो रही है, इसीलिए भविष्य में पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं रहेगी। पर साथ ही डॉक्टर ब्रैंड ये भी दावा करते हैं कि नासा के पास मानवों को बचाने के लिए परफेक्ट प्लान है। यहाँ पर उठता है अगला सवाल। फिल्म में दिखाया गया है कि स्टार्विंग की वजह से नासा को बंद करा दिया गया है, और नासा अपने प्रोजेक्ट्स पर खुफिया रूप से दुनिया से छुपकर काम कर रहा है। मगर क्यों? नासा की सारी कोशिशें और मिशन मानव जाति को बचाने के लिए ही तो थे। इसके बावजूद भी नासा छुपकर काम करने को मजबूर क्यों है?
अनफॉर्चुनेटली हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग एक बेहतर कल की उम्मीद में अपना आज कुर्बान करते हैं और कुछ लोग कल की सारी चिंताएं छोड़कर आज में जीते हैं। जाहिर है ऐसा ही इस केस में भी हुआ होगा। अगर वैज्ञानिक भुखमरी और विलुप्ति की कगार पर खड़ी मानव जाति से ये कहते कि वो मानवों को बचाने के लिए रिसर्च शुरू कर रहे हैं, तो बेशक इस कथन का समर्थन और विरोध करने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर ही होती। और शायद इस बहस में समय बर्बाद करने से बचने के लिए ही नासा ने अपनी रिसर्च को खुफिया ही रखना ठीक समझा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कूपर जानता था कि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी के इतना नज़दीक नहीं है कि वहाँ पर इंसानों को भेजा जा सके। इसलिए वो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है कि नासा ने इंसानों को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। इस पर डॉक्टर बैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक जीव गुप्त रूप से मानव जाति की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के नज़दीक एक वर्म होल बना दिया, जिसका इस्तेमाल कर हम काफ़ी कम समय में एक दूसरी गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर मानवों को बसाकर हम मानव जाति के वजूद को कायम रख सकते हैं। ये अलौकिक जीव कौन थे और ये मानवों की मदद क्यों कर रहे थे, इसके बारे में डॉक्टर ब्रैंड कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर ब्रैंड इस बातचीत के दौरान कूपर को ये भी बताते हैं कि नासा पहले ही 12 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को उस वर्म होल के अंदर भेज चुका है, जो वर्म होल के उस पार जाकर ऐसे ग्रह खोजने में लगे हुए हैं जो मानवों के रहने लायक भी हो और नज़दीक भी। वो एस्ट्रोनॉट्स वर्म होल के अंदर जाकर नासा से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने साथ एक बीकन ले गए हैं जिसके जरिए वो नासा को सिग्नल्स भेज सकते हैं। उन्हें वो बीकन तब ऑन करना है जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए। डॉक्टर ब्रैंड के अनुसार अब केवल 12 में से 3 ही बीकन एक्टिव रह गए हैं, जिनके सिग्नल 3 ऐसे ग्रहों से आ रहे हैं जो गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल के नज़दीक है। इसलिए नासा एंड्योरेंस नाम के एक नए मिशन पर काम कर रहा है। इस मिशन में पृथ्वी पर किसी भी तरह का फैमिली और रोमांटिक अटैचमेंट ना रखने वाले एस्ट्रोनॉट्स को उन तीनों ग्रहों पर भेजा जाना है। उन ग्रहों की जांच करनी है और पता लगाना है कि इन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे बेहतर है। अगर ऐसा ग्रह एंड्योरेंस क्रू को मिल जाता है तो नासा के पास मानवों को बचाने के लिए 2 प्लान्स हैं। प्लान ए, डॉक्टर ब्रैंड एक एडवांस इक्वेशन को सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर सॉल्व हो गया तो मानव 5th डायमेंशन फिजिक्स खासकर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर एक विशाल स्पेस स्टेशन में पृथ्वीवासियों को स्पेस में शिफ्ट कर देगा, जिससे संपूर्ण पृथ्वीवासी जीवित बच जाएंगे। एंड्योरेंस क्रू के मिशन के दौरान डॉक्टर ब्रैंड अपने एडवांस इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लान बी, अगर डॉक्टर ब्रैंड अपने इक्वेशन को पूरा नहीं कर पाते तो मानव जाति को बचाए रखने के लिए एंड्योरेंस यान काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियो को अपने साथ ले जाएगा, और अगर एंड्योरेंस ग्रुप को कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो उन्हें वहां जाकर फर्स्ट जनरेशन के एम्ब्रियो को रेज करना है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन वाले अगले जनरेशन को रेज करेंगे, उसके अगले जनरेशन वाले अपने अगले जनरेशन को, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जिससे उस ग्रह पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो मानव जाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए नासा के बनाए प्लान को तो हमने समझ लिया, लेकिन इतने बड़े मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए विज्ञान और इच्छा शक्ति के साथ साथ काफ़ी मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बेशक एंड्योरेंस जैसे बड़े बड़े यान और इंसानों के रहने लायक स्पेस स्टेशन बनाने और दुनिया भर से ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो कलेक्ट करने के लिए काफ़ी पैसा लगा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यूएस गवर्नमेंट नासा को इतनी ज़्यादा फंडिंग कैसे कर पा रही थी, वो भी उस स्थिति में जब दुनिया भर की सरकारों के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना तक खरीदने के पैसे खत्म हो रहे थे। तो इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि बेशक फसलें खत्म हो रही थी, भुखमरी बढ़ती जा रही थी और मानव जाति ने भी किस्मत और हालातों के आगे घुटने टेक दिए थे। ऐसे में जब विज्ञान ने पूरी मानव जाति को एक नया जीवन देने की उम्मीद जगाई है तो कोशिश करना तो बनता है। शायद इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट भी खाने और पैसों की कमी के बावजूद नासा को उसके रिसर्च में मदद कर रही हो। जैसे कि थैनोस कहते हैं, बड़े फैसले लेने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। अब क्योंकि कूपर नासा का भूतपूर्व पायलट रह चुका है, इसीलिए डॉक्टर बैंड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मिशन की कमान वो संभाले, जिसके लिए कूपर हामी भी भर देता है। लेकिन इससे उसकी बेटी मर्फ नाराज हो जाती है। अपनी बेटी को ठीक से गुड बाय कहे बिना ही कूपर डॉक्टर ब्रैंड की बेटी डॉक्टर एमेलिया ब्रैंड, 2 साथी एस्ट्रोनॉट्स डॉयल और रॉमली और 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स टार्स और केस के साथ मिशन के लिए रवाना हो जाता है। वे लोग वर्म होल के जरिए ट्रैवल कर गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाते हैं, जिसके बाहर की एजिस पर वो तीनों ग्रह मौजूद होते हैं जहां से बीकन के सिग्नल्स नासा को मिल रहे थे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है टाइम डायलेशन का। कम शब्दों में टाइम डायलेशन को समझना हो तो टाइम डायलेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग ब्लैक होल के नजदीक समय पृथ्वी के मुकाबले धीमी गति से गुजरता है। यानी कि अगर कोई ग्रह ब्लैक होल के नजदीक है और दूसरा ग्रह ब्लैक होल से काफी दूर है, तो जो ग्रह ब्लैक होल के नजदीक है वहां समय दूसरे ग्रह के मुकाबले धीमा गुजरेगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो लोग ब्लैक होल के नजदीक मौजूद ग्रह पर 1 घंटा गुजारते हैं तो हो सकता है कि ब्लैक होल से दूर मौजूद ग्रह पर कई साल बीत जाएं। एंड्योरेंस क्रू सबसे पहले ब्लैक होल के सबसे नजदीक मौजूद ग्रह पर जाने का फैसला करता है। ब्लैक होल के नजदीक होने की वजह से इस ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है। कूपर पृथ्वी पर लौटकर अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहता है, इसलिए वो उस ग्रह पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। एंड्योरेंस यान को ब्लैक होल के एज से बाहर कर कूपर, डॉक्टर एमेलिया ब्रैंड और डॉयल उस ग्रह पर लैंडर के जरिए जाते हैं, जबकि रॉमली एंड्योरेंस यान पर ही रुक जाता है। उस ग्रह पर जाकर उन्हें पता चलता है कि उस ग्रह पर केवल घुटनों तक पानी है, पर जीवन के कोई संकेत नहीं। उन्हें उस ग्रह पर नासा द्वारा पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट के यान का मलबा मिलता है। मलबे से फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करने की कोशिश में वो पानी की लहरों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनके साथी डॉयल की मौत हो जाती है।
इस सीन को देखते वक्त लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जिस ग्रह पर सिर्फ घुटनों तक पानी मौजूद था, वहाँ इतनी ऊंची लहरें कैसे उड़ गई। तो इस सवाल का जवाब है कि सीन में जो ऊंची लहरें दिखाई देती हैं वो वेव्स नहीं बल्कि हाई टाइड्स थी। वेव्स और टाइड्स के बीच के अंतर को समझना हो तो हम आपको बता दें कि वेव्स वो लहरें होती हैं जो पानी की निरंतर चंचलता और सतह में होने वाली गतिविधियों की वजह से पैदा होती हैं, जबकि हाई टाइड्स वो लहरें होती हैं जिनके फॉर्मेशन में ग्रह का गुरुत्वाकर्षण और सेलेस्टियल बॉडीज की स्थिति एक अहम रोल अदा करती है। हाई टाइड्स का एक एग्जाम्पल पृथ्वी पर भी देखा जा सकता है। जब चांद पृथ्वी के ज्यादा करीब आ जाता है तो समंदर में ऊंची लहरें उठने लगती हैं। क्योंकि उस ग्रह का ज्यादातर पानी लहरों में था, इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स उस ग्रह पर उतरे तो उन्हें वहाँ केवल घुटनों तक ही पानी मिला। हाई टाइड से हुए हादसे की वजह से वो लोग उस ग्रह पर काफी समय बिता देते हैं। आखिरकार जैसे तैसे वे लोग अपने लैंडर को टेक ऑफ करते हैं और उस ग्रह से निकल जाते हैं। यहाँ पर उठता है फिल्म से जुड़ा वो सवाल जिसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास नहीं है और उसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि जब एंड्रेंस क्रू पृथ्वी से टेक ऑफ करता है उस वक्त वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को मात देने के लिए एक वी स्टाइल मल्टी स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे ग्रहों पर पृथ्वी से भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने के बावजूद वो आसानी से अपने लैंडर से ही टेक ऑफ कर लेते हैं। देखा जाए तो इस पानी से भरे ग्रह से निकलने के लिए उन्हें लैंडर से बड़ा रॉकेट चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एंड्रेंस क्रू इस वक्त उस गैलेक्सी में नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि एंड्रेंस क्रू वर्म होल के जरिए एक दूसरी गैलेक्सी में जा चुका है जहाँ ग्रेविटी किन नियमों पर चलती है ये हम नहीं जानते। उस गैलेक्सी में मौजूद ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल बेशक पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा हो, लेकिन उन ग्रहों पर ग्रेविटी को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और वहाँ की ग्रेविटी चीजों पर किस तरह प्रभाव डालती है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि वहाँ की ग्रेविटी की वजह से उस ग्रह पर एक छोटे से लैंडर से टेक ऑफ करना पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा आसान हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो वापस एंड्रेंस यान पर लौटते हैं तो रोमली उन्हें बताता है कि वो पिछले 23 सालों से उनका इंतजार कर रहा है, यानी एंड्रेंस पर 23 साल बीत चुके हैं। जब कूपर अपने बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेजेस को देखता है तो वो पाता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। अब क्योंकि एंड्रेंस यान 23 साल से ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था, अब इसमें थोड़ा ईंधन बचा है और बचे हुए ईंधन से वो बाकी के 2 ग्रहों में से एक ही ग्रह पर जा सकते हैं। दोनों ग्रहों से मिले डेटा के आधार पर दोनों ही ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं लगभग बराबर ही लग रही थी, मगर डॉक्टर बैंड एडमंड के ग्रह पर जाने का सुझाव देती हैं। पर क्योंकि दूसरे ग्रह से मैन अभी भी लगातार सिग्नल्स भेज रहा था और कूपर तीसरे ग्रह पर मौजूद एडमंड और डॉक्टर बैंड के लव अफेयर के बारे में भी जान गया था, वो ये सोचता है कि शायद डॉक्टर बैंड मिशन से ज्यादा अपने प्यार के बारे में सोच रही हैं। इसलिए अंत में एंड्रेंस क्रू मैन के ग्रह पर जाने का फैसला करता है। इस दौरान पृथ्वी पर मरने से पहले डॉक्टर बैंड साइंटिस्ट बन चुकी कूपर की बेटी मर्व को बताते हैं कि प्लान ए सिर्फ एक झूठ था, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और वो समझ गए थे कि इससे मानवों को बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए अब केवल प्लान बी के ही कामयाब होने की उम्मीद रह चुकी थी, जिसका मतलब था कि मर्व अब कभी अपने डैड को दोबारा नहीं देख पाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि जब प्लान ए पहले से ही फेलियर था तो इसका जिक्र किया ही क्यों गया। अगर सीधा प्लान बी पर ही फोकस किया होता और कुछ चुनिंदा एस्ट्रोनॉट्स और उनके परिवारों को ही मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढकर वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन को रेस करने का मिशन दिया गया होता तो भी मानव जाति को बचाया जा सकता था। बेशक जब कूपर या किसी भी एस्ट्रोनॉट को अपने और अपने परिवार के जिंदा रहने के लिए एक बेहतर प्लैनेट मिल रहा था तो कोई भी इस मिशन को करने से क्यों इनकार करता। लेकिन हमें लगता है कि प्लान ए का ही सारा झूठ बोला गया होगा नासा पर काम करने वाले लोगों के लिए। यकीनन आधुनिक स्पेस स्टेशन और एंड्रेंस जैसा बड़ा यान बनाने के लिए ढेर सारे पैसे के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत भी लगी होगी, जो बस इसी उम्मीद में पूरा जी जान लाकर काम करते रहे होंगे कि एक दिन उन्हें एक हैबिटेबल प्लैनेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक तरह से प्लान ए का झूठ नासा के साइंटिस्टों को मोटिवेशन देने के लिए भी जरूरी था, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अपने परिवार के साथ रहना चाहेगा, ना कि किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में दिन रात काम करते हुए, वो भी मानव जाति की उस पीढ़ी को बचाने के लिए जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद मर्फ उन इक्वेशंस पर काम करना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अगर उसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पर एक क्वांटम डेटा मिल जाए तो वो उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती है। मैन का ग्रह पिछले ग्रह की तरह ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक नहीं था, इसीलिए यहाँ एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं थे। जब वो उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें मैन क्रायो स्लीप में मिलता है, जिसे वो वापस एंड्रेंस पर ले आते हैं। जागने पर वो उन्हें बताता है कि इस ग्रह पर थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, पर ये मानवों के रहने लायक है। मगर जब वो सब लैंडर के जरिए उस ग्रह की सतह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैन ने गलत डेटा भेजकर उन्हें गुमराह किया था, क्योंकि ये ग्रह मानवों के रहने लायक था ही नहीं। इस दौरान मैन कूपर को जान से मारने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि रोमली को वो जान से मार भी देता है। मैन द्वारा एंड्रेंस पर मैनुअल डॉकिंग करने की कोशिश में एंड्रेंस पर विस्फोट हो जाता है, जिसमें मैन की मौत हो जाती है और एंड्रेंस यान भी नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर नासा की एक बड़ी गलती का पता चलता है। डॉक्टर बैंड के मुताबिक नासा ने इस मिशन के लिए सिर्फ उन एस्ट्रोनॉट्स को चुना था जिनका पृथ्वी पर कोई भी रोमांटिक या फैमिली अटैचमेंट ना हो। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिशन के लीड पायलट कूपर ही अपने परिवार को पृथ्वी पर छोड़कर नहीं आए थे, बल्कि डॉक्टर एमेलिया ब्रांड के लव इंटरेस्ट एडमंड पहले से इस मिशन का हिस्सा बन चुके थे। साथ ही मैन भी किसी तरह पृथ्वी पर वापस लौटना चाहता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि डॉक्टर ब्रांड ने इस मिशन को करने के लिए अपनी खुद की बेटी को भेज दिया था। कुल मिलाकर इन सब चीजों का एंड्रेंस ग्रुप के मिशन पर बुरा असर ही पड़ा। कूपर पूरे मिशन के दौरान मिशन को जल्दी खत्म करने और अपने बच्चों के पास जाने की जल्दी में दिखा,
डॉक्टर अमेलिया ब्रांड भी अपने प्रेमी एडमंड से मिलने की उत्सुकता में दिखी, जिस वजह से कूपर को उनके मिशन के प्रति वफादारी पर शक हो रहा था। और मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए गलत डेटा भेजकर पूरे मिशन को ही खतरे में डाल दिया था। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि फिल्म से जुड़े कई तथ्य एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर सही मायने में सोचा जाए तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी इंसान, खासकर एक एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट की ज़िंदगी में कोई भी इमोशनल अटैचमेंट ना हो? हमें नहीं लगता। ज़ाहिर है अगर कोई इंसान पढ़ लिख कर एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट बना है और बड़ी मेहनत कर उस मुकाम पर पहुंचा है जहां वो नासा जैसे संगठन के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो बेशक उसे इस मुकाम तक पहुंचने में उसके परिवार, गार्डियन, गॉडफादर या दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया होगा, जिनके लिए वो वापस आना चाहेगा। जबकि एक ऐसे इंसान का एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट बन जाना जिसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इस बात पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। इसीलिए शायद डॉक्टर बैंड ने कोशिश की होगी कि इस मिशन पर ऐसे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए जिनका पृथ्वी पर कम से कम लोगों से संबंध हो, क्योंकि ऐसे लोगों का मिलना तो लगभग नामुमकिन ही है जिनका पृथ्वी पर किसी से कोई रिश्ता ही ना हो। खैर, एंड्योरेंस सन के बेकाबू होने के बाद कूपर किसी तरह अपने लैंडर को एंड्योरेंस से अटैच कर उसे वापस स्टेबल कर देता है, पर अब उनके पास इतना ईंधन नहीं होता कि वो दूसरे ग्रह पर जा पाएं। मगर उस ग्रह पर जाना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि मर्फ उन्हें वीडियो मैसेज के जरिए पहले ही बता चुकी थी कि प्लान ए पहले से ही फेलियर था और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो की मदद से फर्स्ट जनरेशन को रेस करके प्लान बी को सक्सेसफुल बनाना ही मानव जाति को बचाने का एकमात्र तरीका था। तो वो लोग ये तय करते हैं कि वो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके एंड्योरेंस को एडमंड के ग्रह तक पहुंचाएंगे। ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट एक टेक्निक है जिसमें हम यान को किसी दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर गति प्रदान करते हैं। मगर परेशानी ये थी कि एंड्योरेंस से गारगेंटो ब्लैक होल के नज़दीक जाने से पृथ्वी पर समय तेजी से गुजर जाएगा, जो कूपर बिल्कुल नहीं चाहता था। ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसके अंदर आज तक कोई नहीं गया था और ना ही कोई जानता था कि इसके अंदर क्या होता है। कूपर सबसे पहले अपने रोबोट टार्स को इस उम्मीद के साथ वहां भेजता है कि शायद वहां जाकर टार्स को वो क्वांटम डेटा मिल जाए जिसका इस्तेमाल कर प्लान ए को सफल किया जा सकता था। मगर ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में एंटर करने के बाद टार्स का सिग्नल कूपर को मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि एंड्योरेंस यान के ज़्यादा भार के कारण ब्लैक होल की प्रॉक्सिमिटी में होता है। वो इसके भार को कम करने के लिए खुद अपने यान को एंड्योरेंस से अलग कर देता है ताकि डॉक्टर एमेलिया ब्रांड और रोबोट केस उस दूसरे ग्रह पर पहुंचकर प्लान बी को सफल बना सकें। अपने लैंडर को एंड्योरेंस से अलग करने के बाद कूपर खुद भी ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसके सेंटर में खिंचता चला जाता है। वो सोचता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, मगर उस ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद वो खुद को एक रहस्यमय टेज़रेक्ट में पाता है, जिसमें वो अपने घर में मौजूद उस किताबों के कमरे को देखता है जिसमें उसकी बेटी मर्व भूत होने का दावा किया करती थी। रिलैक्स मार्वल फैंस, हम वो स्पेस स्टोन कैरी करने वाले टेज़रेक्ट की बात नहीं कर रहे। गणित की भाषा से देखें तो टेज़रेक्ट 4 डायमेंशनल क्यूब होता है और इस सीन में दिखाए गए टेज़रेक्ट में समय एक भौतिक आयाम है जिसमें कूपर उस किताबों के कमरे को किसी भी समय में देख सकता है। अब जाहिर है कूपर को अपने परिवार से बिछड़ने और दूर होने का बहुत अफसोस था, इसलिए जब कूपर उस टेज़रेक्ट में अपनी बेटी को देखता है तो वो जज्बाती होकर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अपनी बेटी मर्व को उसे जाने से रोकने का संदेश देता है, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी आयाम में जा सकती है। छोटी मर्फ उसके मैसेज को अपनी नोटबुक में STAY स्टे लिखकर नोट भी कर लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कूपर क्यों चाहता है कि मर्फ उसे जाने से रोक ले। अगर कूपर पृथ्वी पर ही रुक जाता तो मानव जाति को बचाने की आखिरी उम्मीद ही खत्म हो जाती, क्योंकि नासा को एंड्योरेंस मिशन के लिए कूपर जैसे काबिल पायलट की जरूरत थी। और तो और अगर कूपर रुक जाता तो फिल्म तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती, क्योंकि फिर फिल्म में दिखाए गए तमाम इंसिडेंट्स हो ही नहीं पाते। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कूपर ने मर्फ को उसे रोकने का मैसेज जज्बाती होकर भेजा था, क्योंकि टेज़रेक्ट में पहुंचने से कुछ ही देर पहले कूपर को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था और वो अपनी बेटी से बिछड़ने की बात से बहुत ज्यादा दुखी था। शायद ये वजह थी कि कूपर टेज़रेक्ट में मर्फ को देखकर जज्बाती हो गया और उसे लगा कि अगर मर्फ उसे जाने से रोक ले तो शायद उसका वर्तमान भी बदल जाए और वो अपनी बेटी के साथ फिर से जी सके। मगर जब टार्स ने उसे संभाला और स्थिति से उभरने में मदद की तो कूपर ने दिमाग से काम लिया और मर्फ को वो सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जिससे सारी घटनाएं वैसी ही हों जैसा उन्हें होना चाहिए था, और एक नई टाइमलाइन को बनने से रोक दिया। जब धूल भरी आंधी के कारण टेज़रेक्ट से नजर आ रहे मर्फ के कमरे में धूल भर जाती है तो कूपर से ग्रेविटी का इस्तेमाल करके नासा के सीक्रेट लोकेशन कोऑर्डिनेट का बाइनरी कोड भेजता है। ये वही मैसेज है जिसे कूपर ने शुरू में डिकोड किया था। इसका मतलब जिसे बचपन में मर्फ भूत समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर ही था, जो टेज़रेक्ट की 4 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज की वजह से वो सारे मैसेजेस भेज रहा था। टेज़रेक्ट के अंदर कूपर को टार्स का मैसेज मिलता है जिसे उसने ब्लैक होल में क्वांटम डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा था। टार्स को क्वांटम डेटा मिल जाता है जो डॉक्टर बैंड के अधूरे इक्वेशन को पूरा करने और प्लान बी को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए था। अब कूपर के पास वो सब कुछ था जो उसे पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए चाहिए था। कूपर उस डेटा को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मॉर्स कोड के फॉर्मेट में उस घड़ी के जरिए भेजता है जो उसने अपनी बेटी को तोहफे के रूप में दी थी। जब मर्फ उस मैसेज को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये मॉर्स कोड है जिसे उसके पिता ने भेजा है। वो उसे डिकोड कर पूरा क्वांटम डेटा समझ लेती है, जिसके बाद डॉक्टर बैंड का वो अधूरा इक्वेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक पृथ्वी के मानवों को स्पेस में विशाल स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर देते हैं। उधर जैसे ही कूपर क्वांटम डेटा अपनी बेटी को भेज देता है वो टेज़रेक्ट अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि टेज़रेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था। वहाँ समय के गुजरने की गति और ज़्यादा धीमी थी, मतलब कि कूपर द्वारा टेज़रेक्ट में बताया गया 1 मिनट भी उसकी बेटी के लिए लगभग 50 सालों के बराबर था। किस्मत से किसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉट्स कूपर को ढूंढ लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है जिसमें इंसानों ने ग्रेविटी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और काफ़ी लोग वहाँ पर बिना किसी परेशानी के रहते हैं।
जब कूपर मर्फ से मिलने जाता है तो देखता है कि मर्फ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, जबकि कूपर की उम्र में केवल कुछ ही सालों का अंतर आया है। मर्फ उसे बताती है कि उस दुनिया में कूपर का अब अपना कोई नहीं बचा है। उसके बाद कूपर डॉक्टर एमेलिया ब्रांड से मिलने एडमंड के घर की ओर रवाना हो जाता है। यहाँ पर ये देखना थोड़ा अजीब लगता है कि जहाँ एक बेटी ने अपने पिता के लौटने का इतने सालों तक इंतजार किया और एक पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर इंटरगैलेक्टिक मिशन को अंजाम दिया, वो दोनों आखिरकार मिलने के बाद 2 मिनट का समय भी एक साथ नहीं बिता सके। और तो और कूपर ने अपने बेटे टॉम के बारे में ना किसी से पूछा और ना उसे ढूंढने की कोशिश की। अब अगर कूपर और मर्फ की छोटी सी मुलाकात के बारे में बात करें तो इसका जवाब मर्फ खुद ही इस सीन में दे देती है, ये कहकर कि किसी भी माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा दुखद बात होती है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना। दूसरी बात यह है कि मर्फ की हालत काफ़ी ख़राब थी और कूपर भी ये बात समझ गया था कि वो मर्फ के साथ अब ज़्यादा समय नहीं बिता सकता, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और कूपर जानता था कि अगर वो वहीं बैठा रहेगा तो उसे देखकर उसकी बेटी को और ज़्यादा तकलीफ होगी। और फिर उसे प्लान बी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एडमंड के घर पर भी तो जाना था, जहाँ डॉक्टर एमेलिया ब्रांड एक पूरी पीढ़ी को रेस करने के मिशन पर थी। शायद इसलिए कूपर ने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा होगा। और जहाँ तक बात है टॉम का जिक्र ना करने की, तो हम आपको याद दिलाते हैं कि टॉम मर्फ से कुछ साल बड़ा था और मर्फ ने भी खुद को 2 साल तक क्रायो स्लीप में रखकर जिंदा रखा हुआ था। इसका मतलब हो सकता है कि कूपर समझ गया था कि टॉम अब तक जिंदा नहीं होगा। बेशक अपने बेटे की मौत की खबर सुनना किसी भी पिता के लिए आसान नहीं होता और इसीलिए कूपर टॉम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। वैसे भी हमें नहीं लगता कि अगर अपने पिता को 23 साल तक वीडियो मैसेज भेजने वाला टॉम अब तक जिंदा होता तो अपने पिता से मिलने आने में कोई देरी करता। अंत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एमेलिया ब्रांड उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती हैं और अब उनका अगला मिशन है वहाँ मानवों की तादाद को बढ़ाना। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर एमेलिया ब्रांड अकेले ही सैकड़ों बेबीज को रेस कैसे कर पाएंगी, वो भी एक ऐसे ग्रह पर जहाँ के पर्यावरण और रिसोर्सेज के बारे में डॉक्टर ब्रांड को कुछ भी नहीं पता। एक ही छोटे बच्चे की प्रॉपर केयर करने में पूरा परिवार लग जाता है, तो फिर डॉक्टर ब्रांड एक पूरी जनरेशन को एक साथ रेस कैसे कर पाएंगी। इतने बच्चों के लिए प्रॉपर फूड, प्रोटीन्स और तरह तरह की वैक्सीन कहाँ से आएंगी ताकि उन्हें एक स्वस्थ जीवन मिल सके। ये समझना वाकई मुश्किल है, मगर हमारे ख्याल से इस सवाल को भी बिना वीट के बियर के अस्तित्व के सवाल की तरह फिल्म के फ्यूचर में सेट किए गए प्लॉट की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बेशक आज के दौर में एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होते ही उन्हें तरह तरह की दवाइयाँ और टीके लगाए जाते हैं ताकि उन्हें पर्यावरण में मौजूद कीटाणुओं से बचाया जा सके, मगर आने वाले दौर में इंसानी शरीर किस हद तक अडेप्ट कर चुका है ये हम नहीं जानते। ये माना जा सकता है कि फ्यूचर के बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत ही ना हो। जहाँ तक बात है प्रॉपर डाइट की, तो बेशक एस्ट्रोनॉट्स इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे कि उन्होंने दूर की ना सोची हो। पूरी फिल्म के दौरान एंड्योरेंस क्रू के मेंबर्स विशाल का एंड्योरेंस यान पर ईंधन की कमी के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक भी सीन में किसी ने खाने की कमी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब इतने बड़े एंड्योरेंस यान का ज़्यादातर एरिया खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से एंड्योरेंस पर खाने की कोई कमी नहीं थी और एंड्योरेंस पर रखे खाने से 3-4 साल तो आराम से काटे ही जा सकते थे। साथ ही उस ग्रह पर जीवन होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे प्लान बी के कामयाब होने की उम्मीद बढ़ जाती है। खैर हम जानते हैं कि ये बहुत सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विज्ञान की मेहरबानी से कुछ भी नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अब अंत में कूपर डॉक्टर एमेलिया ब्रांड से मिल पाता है या नहीं, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। वो कौन थे जो मानवों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने मानवों को बचाने के लिए पृथ्वी के नज़दीक वर्म होल बनाया, जिससे मानव खुद के रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सकें। उन्होंने टेज़ाइड बनाकर भी कूपर की मदद की इंसानों को बचाने में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो टेज़ाइड बना सकते थे, यानी वो पूरी दुनिया का भूत, भविष्य और वर्तमान कूपर को दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कस्टम टेज़ाइड बनाया जिसमें केवल वही कमरा था जिसके जरिए कूपर अपनी बेटी को अपना संदेश दे सके, यानी कि वो कूपर के जरिए हर हाल में इंसानों के अस्तित्व को बचाना चाहते थे। फिल्म की शुरुआत में ऐसा दिखाया गया था कि नासा को ऐसा लगता है कि ये कोई विकसित सभ्यता या फिर कोई अलौकिक शक्ति है, पर जब कूपर टेज़ाइड के अंदर होता है तो वो कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि भविष्य के मनुष्य ही हैं जिन्होंने यूनिवर्स के लॉस को मास्टर कर लिया है, जिसके कारण वो मनचाहे ढंग से स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन लोगों ने खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टेज़ाइड को भविष्य से भूतकाल में भेजा। पर यहाँ पर एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर मानवों का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था तो भविष्य में मानव का अस्तित्व होना कैसे संभव था? इसके बारे में फिल्म में कुछ नहीं बताया गया है और यहीं पर हमारे इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंटरस्टेलर मूवी वाकई सेंस बनाती है? तो दोस्तों सरप्राइजिंगली इसका जवाब है कि हाँ, इंटरस्टेलर मूवी वाकई सेंस बनाती है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों बेशक अगर वर्तमान समय के मानव विलुप्त हो जाएं तो भविष्य में मानव का एग्जिस्ट करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कूपर को भविष्य से मिलने वाली मदद को 4 थ्योरीज के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। थ्योरी नंबर 1, एआई रोबोट्स। इंटरस्टेलर मूवी में हमने केस और टार्स नाम के 2 आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स देखे थे जो एंड्योरेंस क्रू के काफ़ी वफादार थे। वो दोनों कई बार अपनी जान पर खेलकर इंसानों को बचाते हुए देखे गए थे। इसलिए ये माना जा सकता है कि शायद मानव जाति की पूरी तरह विलुप्त होने से पहले आखिरी बचे हुए कुछ मानवों ने एआई रोबोट्स बना दिए होंगे ताकि वो सही वक्त आने पर समय में पीछे जाकर कूपर की मदद कर सकें और मानव जाति को बचा सकें। थ्योरी नंबर 2, एलियंस। पिछले कई सालों में हमने फिल्मों में एलियंस के कई रूप देखे। कुछ एलियंस अच्छे थे तो कुछ एलियंस बुरे, मगर सच्चाई तो यह है कि कोई नहीं जानता कि एलियंस मानव जाति के लिए दोस्त हैं या फिर खतरा। या फिर ये भी हो सकता है कि एलियंस भी इंसानों की तरह मिला जुला माइंडसेट रखने वाले जीव हों, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे।
तो ऐसा भी हो सकता है कि जब भविष्य के कुछ अच्छे एलियंस को पृथ्वी पर मानव जाति के एक्सटिंक्शन के बारे में पता चला हो, तो उन्होंने ही उनके भूतकाल में विलुप्त हो चुके इंसानों को बचाने के लिए ये टेज़ाइड बनाया हो। तीसरी और हमारी डिडक्शन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, बेशक बिना टाइम मशीन के समय में आगे जाना और भविष्य को देखना नामुमकिन है, लेकिन अगर भविष्य में लोग टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ बनाने में कामयाब हो जाएं, तो उनके लिए यकीनन समय में आगे या पीछे जाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हर इंसान तकनीक और ताकत का इस्तेमाल कुछ अच्छा करने के लिए करे, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। जो कुछ भी हमें इस फिल्म में दिखाया गया था वो सब भविष्य के किसी इंसान द्वारा की गई गलती या किसी सोची समझी साजिश का नतीजा भी तो हो सकता है। इस बात को जरा इस तरह समझिए, आज हम सब आराम से पृथ्वी पर जी रहे हैं और एक दिन अचानक भविष्य से कोई आकर पृथ्वी पर ऐसा जानलेवा वायरस फैला देता है जो मानव जाति के वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जी हाँ दोस्तों, हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है पहले पृथ्वी पर सब कुछ ठीक रहा हो, ना कोई बीमारी, ना कोई धूल भरी आंधियां और ना कोई ऑक्सीजन की कमी, और फिर एक दिन भविष्य से किसी जीव ने आकर पृथ्वी पर वनस्पति में फैलने वाली बीमारी को फैला दिया हो, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन कम होने लगा हो और रेतीले तूफान शुरू करा दिए हो, जिससे लोगों को सांस की बीमारी होने लगी हो। ये जीव कोई भी हो सकते हैं, कोई मानव जाति से नाराज पागल वैज्ञानिक, इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो चुका कोई एआई रोबोट, या फिर दूसरी दुनिया से आया कोई बुरा एलियन। और इसी वजह से नई टाइमलाइन बन गई हो जो इस फिल्म में हमें दिखाई गई है। और इसी टाइमलाइन के लोगों को बचाने और भविष्य से आए जीव के किए को बदलने के लिए भविष्य से कुछ अच्छे लोगों ने ब्लैक होल और टेज़ाइड बनाकर नासा और कूपर की मदद की हो। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी थ्योरी की। जब कूपर टेज़राइड के अंदर होता है तो वो टार्स से कहता है कि जिन्हें हम अलौकिक जीव समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। और फिल्म के आखिरी सीन में भी हम देखते हैं कि कूपर मर्फ से मिलने के बाद कहीं जाने के लिए रवाना हो जाता है। अब ज़्यादा आसार तो इस बात का है कि कूपर डॉक्टर एमेलिया ब्रांड के पास जा रहा था प्लान बी को सक्सेसफुल बनाने में उनकी मदद करने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कूपर डॉक्टर ब्रांड के पास नहीं बल्कि समय पीछे जा रहा था सैटर्न ग्रह के नज़दीक वर्म होल बनाने और गारगेंटो ब्लैक होल के अंदर टेज़राइड बनाने के लिए। हम जानते हैं कि कूपर को कई सालों तक स्पेस में यहाँ वहाँ घूमने के बाद अब जाकर होश आया है और अकेले टाइम ट्रैवल करके वर्म होल और टेज़राइड बनाना कूपर के लिए नामुमकिन सी बात है। लेकिन यहाँ ये ना भूलें कि फिल्म के टाइमलाइन के हिसाब से जब कूपर उस स्पेस स्टेशन पर जागता है तो उस वक्त 22वीं सदी चल रही है और इस वक्त अगर उसे सही इंसान मिल जाए तो वो नामुमकिन से लगने वाले इस काम को मुमकिन कर सकता है। कोई भी घटना जिस तरह से आपके साथ घटी है उसे बदलने की कोशिश किए बिना भूतकाल में भी उसे घटने देना समय को आपके द्वारा दिए गए सम्मान को दर्शाता है। और इसलिए ये थ्योरी सेंस बनाती है क्योंकि कूपर को लगता है कि जिन्हें हम अलौकिक जीव समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद हम ही थे, इसलिए वो समय में पीछे जाकर खुद की मदद करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये थी वो 4 मेजर थ्योरीज जिनके आधार पर हमें हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल चुका है कि हाँ, इंटरस्टेलर मूवी वाकई सेंस बनाती है। यही नहीं बल्कि फिल्म में एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ने वाली वजह को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। वो वजह है प्यार। फिल्म में प्यार के हर रूप को दिखाने की कोशिश की गई है जो कहीं कहीं पर इस फिल्म के मेन थीम यानी इंटरस्टेलर ट्रैवल पर भी भारी पड़ता दिखाई देता है। एक पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार, एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार, यहाँ तक कि एक प्रेमी का अपने साथी के लिए प्यार, सभी कुछ इस फिल्म में परफेक्शन के साथ दिखाया गया है जिसके साथ आप आसानी से रिलेट कर पाते हैं। हालांकि फिल्म में दिखाई गई कुछ छोटी मोटी चीज़ें सेंस नहीं बनाती हैं, जैसे कि डॉक्टर मैन द्वारा कूपर को मारने की कोशिश करने का कोई लॉजिक समझ नहीं आया। अगर मैन के लिए मिशन से ज़्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था तो वो सालों पहले इस मिशन पर आया ही क्यों? और अगर आ भी गया था तो भी वो किसी की हत्या का पाप अपने सर पर लिए बिना एक लैंडर की मदद से वापस पृथ्वी पर जा सकता था, या फिर वो कूपर और डॉक्टर बैंड के साथ तीसरे ग्रह पर भी जा सकता था, पर फिर भी उसने किसी को मारकर एंड्रेंस चांद पर मैनुअल लॉकिंग करके अपनी जान गंवाने का रास्ता चुना। क्या उसे वाकई ऐसा करने की जरूरत थी या वो बस स्पेस में रहने की वजह से पागल हो गया था? दूसरी बात ये कि कूपर के इत्तेफाक से नासा की सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचने के बाद उसे क्यों बताया गया कि वो नासा के मिशन के लिए कितना जरूरी है? अगर कूपर नासा के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था तो नासा ने खुद से संपर्क क्यों नहीं किया? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका एक्सप्लेनेशन हम बहुत सोचने के बाद भी नहीं खोज पाए। अगर आप लोग इन सवालों पर कुछ सुझाव दे पाएँ या हमारे दिए हुए एक्सप्लेनेशंस में कुछ करेक्शंस कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में पूरी ह्यूमन रेस को बचाने की उम्मीद जगाने वाली एडवांस साइंटिफिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स क्वांटम डेटा मॉर्स कोड के जरिए भेजा जाना थोड़ा अजीब लगता है। आज के समय में देखा जाए तो क्वांटम डेटा मॉर्स कोड के जरिए भेजा जाना भौतिक विज्ञान की समझ के परे है। खैर, जैसा कि हमने कहा, फिल्म का प्लॉट फ्यूचर में सेट किया गया है जो कई सवालों को पूछने से पहले ही हमें रोक देता है। जैसे जैसे वक्त के साथ हर चीज़ इवॉल्व और डेवलप हो रही है, हम ये मान सकते हैं कि मॉर्स कोड का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुआ होगा और उस समय में क्वांटम डेटा जैसी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी मॉर्स कोड के जरिए भेजा जा सकता होगा। इस सब के ऊपर हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि फिल्में ज़्यादातर फिक्शन यानी काल्पनिक होती हैं और साइंस फिक्शन भी एक तरह का फिक्शन ही है। जिस तरह से एक पीरियड फिल्म को रोमांचक बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फेरबदल किए जाते हैं, ठीक उसी तरह साइंस फिक्शन मूवीज़ को भी रोमांचक बनाने के लिए विज्ञान के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना जरूरी है। इसलिए अगर हम लोग फिल्म से जुड़े हर तथ्य को विज्ञान के नियमों की कसौटी पर रखने लग जाएंगे तो ऐसा करना लेखक के काम की तौहीन करने के बराबर होगा। फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन भी ये बात कह चुके हैं कि ये फिल्म पूरी तरह से उनकी कल्पना है, इसीलिए विज्ञान के हर नियम को इसमें फिट करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर एक दर्शक के तौर पर हम लोग ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो विज्ञान के नियमों को पूरी तरह जस्टिफाई करता हो तो हमें कोई फिल्म नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। जहाँ तक रही बात प्लॉट होल्स की, तो दोस्तों अगर आप पूरा दिमाग लगाकर कॉमेडी फिल्म में देखें तो आप उसमें बहुत सारे प्लॉट होल्स ढूंढ सकते हैं। तो इंटरस्टेलर तो फिर भी साइंस फिक्शन फिल्म है जिसने सिनेमेटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में कई अच्छी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जहाँ तक बात है फिल्म के ओवरहाइप ढूंढने की, तो दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रमोशन के दौरान हर फिल्म को ओवरहाइप किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि असल में कोई फिल्म कितनी भी कम या ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, प्रमोशन के वक्त उसकी तारीफ कुछ हद तक बड़ा चढ़ाकर ही की जाती है। लेकिन इंटरस्टेलर फिल्म की इतनी चर्चा में होने की खास वजह थी फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन।
हॉलीवुड फिल्मों के सभी दीवाने जानते हैं कि डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन मैजिक और ड्रीम जैसे साधारण से लगने वाले टॉपिक्स पर द प्रेस्टीज और इंसेप्शन जैसी यादगार फिल्में बना चुके थे, और इसीलिए जब सामान्य से लगने वाले टॉपिक्स पर असामान्य फिल्में बनाने वाले क्रिस्टोफर नॉलन ने स्पेस ट्रैवल जैसे रोचक विषय पर फिल्म बनाने का ऐलान किया तो फैंस का एक्साइटेड होना तय ही था, और इसीलिए इस फिल्म का क्रेज खुद ब खुद बढ़ता चला गया। खैर, इस फिल्म पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। सिनेमा ब्लेंड के आर्टिकल में तो यहाँ तक कहा गया कि टेज़रेक्ट के अंदर एंटर करते ही कूपर की मौत हो गई थी, और उस टेज़रेक्ट में कूपर ने जो कुछ भी देखा था वो मरने से पहले उसके दिमाग में पैदा होने वाली कल्पना थी। एक तरह से देखा जाए तो इस थ्योरी को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैन के ग्रह पर इस बारे में कूपर और मैन के बीच बात भी हुई थी। मैन कूपर को बताता है कि किसी भी इंसान के लिए उसके अपने क्या मायने रखते हैं, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी इंसान सिर्फ अपने परिवार और बच्चों के बारे में ही सोचता है। वैसे ही पूरी फिल्म के दौरान कूपर की बस यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह अपनी बेटी मर्व से फिर मिल सके, इसीलिए कूपर को मौत से चंद मिनटों पहले अपनी बेटी नजर आ रही थी। खैर, जितने मुँह उतनी बातें तो होंगी ही। हर इंसान अलग तरह से सोचता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। जब तक हर इंसान एक जैसा सोचना शुरू नहीं करेगा तब तक इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ पर बहस चलती रहेगी, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। खैर, जो भी हो, कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरस्टेलर एक अच्छी मूवी है और ज़्यादातर चीज़ें सेंस बनाती हैं। साथ ही ये फिल्म हमें अपनों की कद्र करना सिखाती है, और ये भी सिखाती है कि मानव जाति के लिए पृथ्वी से बेहतर ग्रह और कोई हो ही नहीं सकता। सही मायनों में पृथ्वी ही हमारा घर है, इसलिए हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और इस पर मौजूद रिसोर्सेज को एज अ ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरस्टेलर अपनी ही तरह की फिल्म है, और ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो दर्शकों को स्पून फिटिंग कराने की जगह अपनी समझ से खुद को फिल्म समझने की आज़ादी देती है। यानी आप इस फिल्म को देखते वक्त अपना दिमाग लगाकर फिल्म की स्टोरी से मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस निकाल सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंटरस्टेलर को क्रिस्टोफर नॉलन की सबसे बेस्ट मूवी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टोरी और कॉन्सेप्ट के मामले में द प्रेस्टीज, इंसेप्शन और मोमेंटो जैसी फिल्में इंटरस्टेलर से काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन फिर भी इंटरस्टेलर मूवी फिल्म जगत की सबसे यादगार फिल्मों में से एक थी, है और रहेगी। इंटरस्टेलर अपनी तरह की फिल्म है और किसी भी दूसरी फिल्म से इसकी तुलना करना गलत होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।